नमस्कार, लल्लन टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं सौरभ द्विवेदी। तारीख है 10 सितंबर 2025। आज बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की और बात एक थप्पड़ की। जी हां, एक थप्पड़। कहते हैं कभी कभी एक थप्पड़ की गूंज तोप के गोले से भी ज्यादा दूर तक जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ काठमांडू में, जब एक सरकारी कार्यक्रम में शहर के मेयर बालिन शाह ने गुस्से में एक युवा को थप्पड़ जड़ दिया। वो युवा बस एक सवाल पूछ रहा था। सवाल था वादा खिलाफी का, सवाल था टूटी सड़कों का, सवाल था उस सिस्टम का जो सुनता नहीं। ये थप्पड़ सिर्फ उस युवा के गाल पर नहीं पड़ा, ये पड़ा नेपाल के हर उस नौजवान के स्वाभिमान पर जो बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। और इसी एक घटना ने उस गुस्से को हवा दे दी जो सालों से सुलग रहा था। ये किस्सा सिर्फ एक मेयर और एक नागरिक के बीच का नहीं है, ये किस्सा है उम्मीद और हताशा की लड़ाई का। बालिन शाह, जो खुद एक रैपर से मेयर बने थे, युवाओं के लिए उम्मीद का चेहरा थे। लोगों ने उन्हें पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह के तौर पर चुना था, लेकिन जब वही बालिन शाह सिस्टम का हिस्सा बनकर सवाल पूछने पर हाथ उठाने लगे तो युवाओं को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस एक थप्पड़ ने मानो ऐलान कर दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब चुप बैठने का वक्त खत्म। उस थप्पड़ की गूंज काठमांडू की गलियों से निकलकर पूरे नेपाल के सोशल मीडिया पर फैल गई। टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने लगे, फेसबुक पर लंबे लंबे पोस्ट लिखे जाने लगे, ट्विटर अब एक्स पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। ये हैशटैग किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं चलाए थे, ये हैशटैग चला रहे थे आम छात्र, आम नौकरी पेशा युवा, वो लोग जिन्हें जेन जेड कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि मामला क्या सिर्फ एक थप्पड़ का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थप्पड़ तो बस एक चिंगारी थी, बारूद तो सालों से जमा हो रहा था। इस बारूद का सबसे बड़ा हिस्सा है बेरोजगारी। हर साल लगभग 5 लाख युवा लेबर मार्केट में आते हैं, लेकिन नौकरियां कहां हैं? नौकरियां हैं नहीं। डिग्रियां हाथ में हैं, सपने आंखों में हैं, लेकिन जेब खाली है। काबिलियत होने के बावजूद युवाओं को खाड़ी देशों में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहां से जो पैसा आता है उससे घर तो चलता है, लेकिन स्वाभिमान हर दिन मरता है। यह गुस्सा उसी मजबूरी और हताशा से निकला है। दूसरा बड़ा कारण है सिस्टम से मोहभंग। नेपाल के युवाओं ने दशकों से वही पुराने चेहरे राजनीति में देखे हैं। पार्टियां बदल जाती हैं, नेता नहीं बदलते। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी नहीं बदलती। भ्रष्टाचार दीमक की तरह पूरे सिस्टम को खा रहा है। छोटा सा काम कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल भागती हैं। नेता अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जब युवा ये सब देखता है तो उसका खून खौलता है। उसे लगता है कि ये पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है और इसे बदलने की जरूरत है। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। तीसरा और शायद सबसे अहम कारण है आकांक्षाओं का टकराव। आज का नेपाली युवा, जिसे हम जेन जेड कह रहे हैं, वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो भैया, हुआ ये कि मेयर बालिन शाह वाले थप्पड़ का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और बस कुछ ही मिनटों में वो क्लिप टिकटॉक पर पहुंच गई। नेपाल में टिकटॉक सिर्फ नाच गाने का ऐप नहीं है, ये खबर और क्रांति का माध्यम भी है। वीडियो जंगल की आग की तरह फैला, हर तरफ एक ही चर्चा, देखो हमारे चुने हुए नेता का बर्ताव। लोगों ने उस वीडियो के साथ अपने गुस्से वाले रिएक्शन जोड़े, उस पर कमेंट्री की और उसे शेयर करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फेसबुक पर हैशटैग जस्टिस फॉर यूथ और इनफ इज इनफ नेपाल ट्रेंड करने लगा। ये कोई संगठित अभियान नहीं था, ये जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था जो डिजिटल दुनिया में फट पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ मीम्स और सटायर का दौर। युवाओं ने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल सिस्टम पर चोट करने के लिए किया। बालिन शाह के पुराने रैप वीडियो निकाले गए, उन वीडियो को थप्पड़ वाले वीडियो के साथ जोड़कर दिखाया गया। कैप्शन में लिखा जाने लगा, सत्ता से पहले सत्ता के बाद। ये मीम सिर्फ मजाक नहीं थे, ये एक तीखा राजनीतिक व्यंग्य थे। ये दिखा रहे थे कि कैसे सत्ता इंसान को बदल देती है। फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पेजों पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई। हर युवा अपने तरीके से इस विरोध में हिस्सा ले रहा था। कोई पोस्ट लिख रहा था, कोई मीम बना रहा था, कोई लाइव आकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। डिजिटल दुनिया से निकलकर बात जमीन पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। फेसबुक पर इवेंट बनाए गए, सड़कों पर उतरो, अपना हक मांगो जैसे नारों के साथ काठमांडू के माइतीघर मंडला पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया गया। पहले दिन कुछ 100 लोग आए, लेकिन उनकी तस्वीरें और वीडियो जब सोशल मीडिया पर लाइव हुए तो अगले दिन हजारों की भीड़ जमा हो गई। तो ये जो हजारों युवा सड़कों पर हैं, इनकी मांगें क्या हैं?
क्या ये सिर्फ मेयर बालेन शाह का इस्तीफा चाहते हैं? नहीं, मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। इनकी पहली और सबसे बड़ी मांग है रोजगार। वे चाहते हैं कि सरकार एक ठोस रोड मैप दे। देश में नौकरियां पैदा करने की योजना क्या है? क्या आप सिर्फ हमें विदेश जाकर मजदूरी करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? देश के भीतर उद्योग धंधे लगाने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा माहौल जहां युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिले, सरकार क्या कर रही है? ये सिर्फ नारे नहीं, ये अपनी पीढ़ी के भविष्य को लेकर एक वाजिब चिंता है। दूसरी बड़ी मांग, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। युवाओं का कहना है कि भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। बड़े बड़े घोटालों की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं। सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी बंद हो। जब तक टॉप पर बैठे भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नीचे कुछ नहीं सुधरेगा। वे एक मजबूत और स्वतंत्र लोकपाल चाहते हैं। ये मांग एक साफ सुथरे शासन की मांग है। तीसरी मांग शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी है। छात्रों का कहना है कि सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की हालत जर्जर है। सिलेबस पुराना है, शिक्षक पूरे नहीं है, और जो डिग्रियां मिल रही हैं, उनकी बाजार में कोई कीमत नहीं। वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि आज के जमाने के हिसाब से हुनर सीख सके। और ऊपर एक और मांग है जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है। ये मांग है सम्मान की। जब हजारों युवा सड़कों पर हों, तो काठमांडू में बैठी सरकार क्या कर रही है? शुरुआत में सरकार ने इसे कम आंका, उन्हें लगा सोशल मीडिया का उबाल है, 2-4 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। कुछ मंत्रियों ने कहा दिशाहीन युवाओं का फ्रस्ट्रेशन, कुछ ने कहा बाहरी साजिश हो सकती है। यही पुराना नुस्खा, जनता को नजरअंदाज करो या साजिश का ठप्पा लगाओ। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ा, भीड़ बढ़ी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा हुई, सरकार पर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, युवाओं की चिंताएं वाजिब बताई, शांति बनाए रखने की अपील की, उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान। 3 महीने में रिपोर्ट। ये भी एक क्लासिक सरकारी पैंतरा जमीन पर हालात अलग थे। प्रधानमंत्री शांति की अपील कर रहे थे, सड़कों पर पुलिस तैनात बढ़ गई, वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, कई युवा हिरासत में लिए गए। सरकार का दोहरा रवैया युवाओं का गुस्सा बढ़ा रहा है। युवा सोचते हैं सरकार बात नहीं कर रही, डरा रही है, निहत्थ है युवा। और दूसरी तरफ राज्य की पूरी ताकत समाज बंटा हुआ है। पुरानी पीढ़ी से अनुशासनहीन मानती है, सिविल सोसाइटी समर्थन कर रही है, बुद्धिजीवी भी समर्थन में है, राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूज, न समर्थन न विरोध, क्योंकि डर है युवा गुस्से का पलटाव। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आंदोलन से वाकई कुछ बदलेगा? क्या टिकटॉक वीडियो, क्या ट्विटर हैशटैग एक सड़े गले सिस्टम को सुधार सकते हैं? इस सवाल के जवाब में ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। अभी तक यह आंदोलन बिना किसी नेता के स्वतः स्फूर्त तरीके से चल रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो बात किससे करे, किसे गिरफ्तार करे, किसे तोड़े। कमजोरी इसलिए क्योंकि बिना एक संगठित नेतृत्व के आंदोलन के भटकने का खतरा या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक और बड़ी चुनौती है आंदोलन को काठमांडू से बाहर पूरे देश में फैलाने की। अभी इसका मुख्य केंद्र राजधानी ही है, पोखरा बिराटनगर। लेकिन आंदोलन का जो असर काठमांडू में दिख रहा है वो पूरे देश में नहीं है। जब तक दूर दराज के गांवों और कस्बों का युवा इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, तब तक सरकार पर वो दबाव नहीं बन पाएगा जो उसे बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दे। सरकारें अक्सर इंतजार करती हैं कि शहरी आंदोलन अपने आप थक कर खत्म हो जाए। इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए इसे एक देशव्यापी रूप देना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। बदलाव के कुछ संकेत भी दिखने लगे हैं। इस आंदोलन ने कम से कम इतना तो कर ही दिया है कि नेपाल की राजनीति में युवाओं और उनकी समस्याओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जो नेता कल तक युवाओं को नजरअंदाज कर रहे थे, आज वो उनके बारे में बयान देने को मजबूर है। इस आंदोलन ने समाज की सोई हुई चेतना को झकझोर दिया है। लोगों को लगने लगा है कि चुप रहना अब कोई विकल्प नहीं है। तो भैया, ये थी नेपाल के जेन जी विद्रोह की पूरी कहानी। हमने आपको बताया कि कैसे एक थप्पड़ ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। वो कारण, वो हताशा, वो बेरोजगारी, वो भ्रष्टाचार। हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया इस आंदोलन का हथियार और कमांड सेंटर बना। हमने सुनी उन युवाओं की मांगे जो सड़कों पर अपना भविष्य मांगने निकले हैं। बात करने का नाटक करती है, डराने की कोशिश,
ये सब आपके सामने है। अब लल्लन टॉप के दस्तूर के मुताबिक कुछ सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। पहला सवाल, आपको क्या लगता है, बिना किसी नेता के सिर्फ सोशल मीडिया और आपसी जज्बे के दम पर खड़ा आंदोलन वाकई बड़ा बदलाव ला पाएगा, या फिर कुछ दिनों का उबाल है जो ठंडा पड़ जाएगा? क्या हैशटैग से सिस्टम बदला जा सकता है? आपकी राय बताइए कमेंट्स में, ये जानना जरूरी है। दूसरा सवाल, अगर आप नेपाल के एक युवा होते तो क्या आप इस आंदोलन में शामिल होते? पढ़ाई या नौकरी छोड़कर सड़कों पर उतरते, या करियर बनाना जरूरी समझते? कोई सही या गलत जवाब नहीं, हर किसी की अपनी परिस्थितियां और मजबूरियां होती हैं। खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, हम सबके लिए है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।